नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। आज एक बार फिर से एक्सचेंज हो रहा है। 7 इजराइल के लोग रिहा होंगे। इजरायली जो अगवा किए हुए हैं हमास ने, 7 को वो रिहा करेगा, जिसमें से 3 इजरायली हैं और 5 थाईलैंड के रहने वाले हैं। और बदले में 110 फलस्तीनियों को रिहा करेगा इजराइल, जिसमें कई लोग ऐसे हैं जिनको लाइफ सेंटेंस दिया गया था, आजीवन कारावास दिया गया था, और कई बच्चे भी शामिल हैं। इसमें एक नाम है मारवान बारगोती का। मैं इस पर अभी आगे डिटेल में बात करूंगा। इसको लेकर लगातार विवाद बना हुआ है कि इनको रिहा किया जाए या ना किया जाए। दरअसल मारवान बारगोती जो हैं वो पहले इंतिफादा में और दूसरे इंतिफादा दोनों में बहुत एक्टिव थे। फलस्तीनियों के लिए आप समझ लीजिए कि एक हीरो की तरह हैं। चाहे हमास का हो, चाहे वो इस्लामिक जिहाद का हो, चाहे फिर वो फतेह का हो, हर फलस्तीनी मारवान की बेहद इज्जत करता है। और हमास ने लगातार यह बात कही है कि उनको रिहा करना पड़ेगा। इजराइल लगातार यह कह रहा है हम नहीं रिहा करेंगे, लेकिन हमास दबाव बना रहा है। इस पर थोड़ा आगे बात मैं करूंगा। आज मैं हस्बे मामूल रोज की आदत की तरह जेरूसलम टाइम्स पढ़ रहा था, जिसके बारे में मैं आपको काफी बता चुका हूं। उसमें एक खबर देखकर मैं चौंक पड़ा। अभी तक तो फलस्तीनी ये बात कहते थे, हमारे जैसे ये लोग ये बात कहते थे, आप जैसे लोग ये बात कहते थे कि अरब मुल्क जो हैं वो सिर्फ जबानी जमा खर्च करते हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन फलस्तीनियों के लिए कुछ करते नहीं हैं। मजेदार बात यह है कि जेरूसलम टाइम जैसे अखबार ने, जो ज़ायनिस्ट अखबार है, जो इजराइल का अपना अखबार है, उसने यह सवाल अरब लीडर से पूछा है। रेफरेंस यह है कि आपको याद होगा ट्रंप ने कहा है गजा के लोग इजिप्ट चले जाएं, जॉर्डन चले जाएं, गजा पूरा खाली हो जाए। यह बात कही है ट्रंप ने, आप जानते हैं। और उसके बाद जॉर्डन और इजिप्ट दोनों ने इस बात से इंकार कर दिया कि नहीं, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देंगे, वहां की जो जमीन है उसको खाली नहीं होने देंगे। सिसी का स्टेटमेंट आया था कि फलस्तीनियों की जो हकमारी है उसमें हम साथ नहीं देंगे, फलस्तीनियों को फलस्तीन मिलना चाहिए। जॉर्डन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनका बयान आया था कि जैसे जॉर्डन के लोगों के लिए जॉर्डन है, वैसे ही फलस्तीनियों के लिए फलस्तीन है। ये सारे बयानात तो आए थे। इन बयानात का एक मतलब तो क्लियर था कि ये लोग ट्रंप की जो स्कीम थी उसका समर्थन नहीं कर रहे थे, लेकिन वो तो जर्मनी भी नहीं कर रहा था। जर्मनी भी कह रहा था कि यह गलत है कि फलस्तीनियों को फलस्तीन से हटाया जाए। इसके आगे क्या? इसके आगे फलस्तीन के साथ कितनी दूर चलने को तैयार हैं अरब मुल्क? हम सब जानते हैं कि गजा में जिस तरह की तबाही हुई है, लोगों के मकान टूटे हुए हैं, और सिर्फ मकान नहीं टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पीने के पानी की समस्या है, बिजली बड़ी मुश्किल से आती है, बिजली का सारा सिस्टम खराब कर दिया गया है, खेती को तबाह कर दिया गया है, सारी चीजें तबाह हैं, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, वो सब तबाह है। अभी तक किसी अरब लीडर्स का आपने एक बयान पढ़ा सऊदी अरबिया से या फिर यूएई से या फिर जॉर्डन से, इजिप्ट से, टर्की से, किसी भी कंट्री से आपने एक बयान भी पढ़ा है कि हम इतने लाख या इतने मिलियन या इतने ट्रिलियन डॉलर की मदद करेंगे? किसी की तरफ से आपने एक बयान भी पढ़ा है जो यह कह रहा हो कि वहां के स्कूलों को, कॉलेजेस को, घर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने में हम मदद करेंगे? कुल मिलाजुला के हो क्या रहा है? तस्वीरें लग जाती हैं अखबारों में कि जहाजों में भर के इमदाद आ रही है, खाना आ गया, कपड़े आ गए, बाकी सारी चीजें हो गई। आप भीख कहना चाहें भीख कह लें, इमदाद कहना चाहें इमदाद कह लें, हद से हद अभी तक इमदाद पहुंच रही है। इसके आगे यूएनआरडब्ल्यूए जो वहां पर काम कर रहा था, जो वहां बच्चों को पढ़ाने से लेके लड़कियों की मदद तक, औरतों की मदद तक, बूढ़ों की मदद तक सारी मदद कर रहा था, उस यूएनआरडब्ल्यूए को कानून बनाकर इजराइल ने बाहर कर दिया। आपने किसी अरब मुल्क का ऐसा बयान सुना कि यूएनआरडब्ल्यूए के पैरेलल हम कोई संस्था खड़ी करेंगे जो फलस्तीनियों की मदद करेगी? ना, कोई बयान नहीं है। जुमलेबाजियां हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। ट्रंप के आते ही सऊदी अरब ने मिलियंस का वहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिया अमेरिका में। यह अलग बात है कि चाइना का वो नया एआई आया और उससे ज्यादा पैसा अमेरिका का डूब गया, लेकिन पैसा लेकर सऊदी अरबिया अमेरिका पहले पहुंचा, फलस्तीन उसके रास्ते में नहीं पड़ता है। इजिप्ट कह रहा है कि हम फलस्तीनियों को नहीं बसाएंगे और फलस्तीनी जहां रहते हैं वहीं रहेंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा है कि फलस्तीनी जिस तरह से तबाह हो गए हैं,
उनका क्या भला करोगे तुम? क्या उनके लिए करने वाले हो? ऐसा कुछ नहीं। फलस्तीन का जो बॉर्डर लगता है इजिप्ट के साथ, इतना कड़ा वो बॉर्डर है, लोहे के गर्डर लगे हुए हैं, जाल लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए हैं। रफा क्रॉसिंग के अलावा कोई और ऐसा इलाका नहीं है जहां से फलस्तीनी मुसीबत के वक्त में इजिप्ट जा सकें। उन्होंने अपनी बाउंड्री, अपना जो सीमा है, उसको बिल्कुल पैक किया हुआ है। आप में से वो लोग जो हिस्ट्री जानते हैं वो जानते होंगे 1948 से लेकर 1967 तक तो फलस्तीन का जो मैनेजमेंट था, फलस्तीन का जो प्रशासन था, वो इजिप्ट के पास था। क्या किया इजिप्ट ने उतने दिनों में फलस्तीन के लिए? एक वक्त में फतह के लोगों ने सहारा लिया था जार्डन का, जार्डन में जाकर रहे थे। वहां पर जार्डन के किंग ने उनके साथ क्या बिहेवियर किया था, यह भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जब ट्यूनीसिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मर्जोकी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि फलस्तीनी वो आखिरी अरब हैं जो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, उनके अलावा सबने गुलामी को एक्सेप्ट कर लिया है, अमेरिका और इजराइल की गुलामी को एक्सेप्ट कर लिया है, तो कोई बहुत गलत नहीं कह रहे हैं। और इसीलिए जब तक अमेरिका और इजराइल ओके नहीं करेगा, तब तक इनके पैसे, इनकी कोई मदद नहीं निकलेगी फलस्तीन के लिए। बातें होती रहेंगी, बयानात आते रहेंगे, इसलिए क्योंकि वहां की जो अवाम है वो गुलाम नहीं है। अरब मुल्कों की अवाम गुलाम नहीं है, वो फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहती है। तो उसको खुश करने के लिए जबान में कभी चाशनी भरी जाएगी, कभी जहर भरा जाएगा, कभी बहुत मीठा बोला जाएगा फलस्तीनियों के लिए, कभी इजराइल के लिए कुछ कड़वा बोल दिया जाएगा, लेकिन इसके आगे करने के लिए अरब मुल्क कुछ तैयार नहीं है। आज बड़ा सवाल यह है कि जो खंडहर बना हुआ है, जो रबल बिखरा हुआ है, जो पूरा का पूरा तबाही का मंजर है, वो साफ कैसे होगा और साफ होने के बाद नया कैसे बनेगा। ठीक है, लोग अपने घरों में जा रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, थोड़ा बहुत घर को साफ करके, और वहां पर जो कुर्सियां टेबल वगैरह बचे हुए हैं उनको सजा के बैठ रहे हैं। ठीक है, अभी गए हैं, अभी जोश है, सब ठीक है। लेकिन फाइनली रहने के लिए घर चाहिए, दीवारें चाहिए, छत चाहिए, बीमार पड़ने पर अस्पताल चाहिए, पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, सामान खरीदने के लिए पैसे भी चाहिए और बाजार भी चाहिए, जिंदगी जीने के लिए रोजगार चाहिए। यह सब कौन देगा, कैसे देगा, यह बड़ी चिंता है। देना तो इजराइल को चाहिए था, लेकिन इजराइल की चिंता क्या है कि अगर वहां सफाई हुई तो ऐसा ना हो कि हमारे जो अगवा किए हुए लोग हैं, जो कुछ लोग मारे गए हैं, उनकी बॉडी गायब हो जाए। तुम्हारे अगवा किए हुए लोगों की बॉडी ज्यादा जरूरी है, लेकिन फलस्तीनियों की जिंदगी ज्यादा जरूरी नहीं है। यूएन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इतना हथियार वहां पर है, अनएक्सप्लोडेड, जो अभी फूटा नहीं है, ऐसा इतना सारा वहां पे असलहा और बम पड़ा हुआ है कि सफाई की कोशिश में बार बार विस्फोट हो सकता है और नुकसान हो सकता है। इसलिए केवल सफाई में बरसों लग जाएंगे, नया बनाने की बात छोड़ दीजिए। और अभी तक इसमें आगे बढ़कर मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बात हुई है, जो समझौता हुआ है, सीज फायर का जो समझौता हुआ है, उसमें रीबिल्डिंग की बात है, लेकिन उसके लिए पैसा कहां से आएगा, कौन कितना पैसा देगा, यह देखा जाना बाकी है। और अभी तक, जैसा मैंने कहा, किसी अरब मुल्क ने आगे बढ़ के नहीं कहा कि हम पैसा देंगे। अरबों खरबों जिनकी टेंट में पड़े हुए हैं, जिनके अय्याशी के सामान जो हैं वो अमेरिका से इंग्लैंड तक बिखरे हुए हैं, यूरोप तक बिखरे हुए हैं, उनमें से किसी ने अभी तक आगे बढ़ के ये नहीं कहा कि फलस्तीन को दोबारा बसाने के लिए हम खड़े होंगे। और इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल एक तरफ तो जो सीज फायर चल रहा है वो चल ही रहा है, दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में लगातार हमले कर रहा है। अभी कल जेनिन में 10 लोग मारे गए हैं। जेनिन में और बाकी जगहों पर, रमल्ला में, जेनिन में, दूसरी जगहों पर बिल्कुल वैसे ही सीन दिखाई दे रहे हैं जैसे गजा में शुरुआत में दिखे थे। इसको रोकने के लिए भी कहीं कोई कोशिश नहीं दिख रही है। हमास ने यह आरोप लगाया है कि इजराइल एक बार फिर से जो एड आ रही है, जो इमदाद आ रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, और यह धमकी दी है कि अगर एड को रोका जाएगा तो फिर हम जो रिहा करना है लोगों को, वो रिहा करना बंद कर देंगे, रिहा करने में डिले होगा। इजराइल ने भी हमास के ऊपर आरोप लगाया है। इजराइल का कहना है कि हमास जो है वो सीज फायर की शर्तों को पूरी तरह से नहीं मान रहा है। खैर, विटकाफ साहब जिन्होंने ये सीज फायर करवाया था, वो फिर से इजराइल जा रहे हैं और वहां पर नेतन्याहू से मिलेंगे, ताकि उनका यह कहना है कि सीज फायर पूरी तरह से लागू हो सके। ये मेरी कोशिश होगी, अब देखना है कि उसके बाद क्या होगा। उधर ट्रंप नए नए नाटक किए ही जा रहा है। कई बार ऐसा लग रहा है कि ट्रंप थोड़ा पागल हो गया है।
वैसे भी उम्र काफी हो गई है और इस बार जिन लोगों के सहारे सत्ता में आया हुआ है ज्यादातर पागल हैं, चाहे वो एलन मस्क हो चाहे बाकी सब हो। इनको प्रॉफिट के अलावा कुछ और दिखता नहीं है। एक नया कानून बनाया जा रहा है और कानून यह बनाया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर जो बाहर से गए हुए स्टूडेंट हैं, जो वीजा पे वहां गए हुए हैं, वो अगर फलस्तीन के हक की बात करेंगे तो उनको वापस घर भेज दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका के अपने स्टूडेंट अगर ये काम करेंगे तो आप क्या कर पाएंगे? आप अगर हक की आवाज को इस हद तक दबाना चाहते हैं तो यकीन जानिए कि आप चुनाव जीत के आ जरूर गए हैं, आपके लिए सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो यह हालत है कि अमेरिका के ही जो हक पसंद ज्यूज हैं, हक पसंद यहूदी हैं, उन्होंने इस ऑर्डर की आलोचना की है कि यह ऑर्डर बिल्कुल गलत है। आगे और इसका विरोध होगा। इसको वहां भेज दो, उसको वहां भेज दो, ये पैसे काट दो, वो पैसे काट दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ऐसा लग रहा है कि पागलों की तरह से अपनी नीतियां बना रहे हैं। कभी किसी को धमकी देते हैं, कभी किसी को धमकी देते हैं। अभी नेतन्याहू को बुलाया है मिलने के लिए। ये जो सारा नाटक कर रहे हैं, जिसमें कुछ ज्यादा ही जल्दी में है ट्रंप, कहते रहे कि जंग खत्म करके वो अमन स्टैब्लिश करेंगे हर जगह। लेकिन अगर यही हरकतें रहीं, अगर ऐसे ही काम करने का तरीका रहा, तो बाकी जगहों पे छोड़ दीजिए, अमेरिका के अंदर ही फसादात शुरू हो जाएंगे। बाकी तो जो वो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। अल अरबिया जो अखबार है सऊदी अरब का, हालांकि इस अखबार की लैंग्वेज पे मुझे बड़ी हंसी आती है। जो इजराइल और हमास के बीच में जो हो रहा है, अदला बदली जो अगवा किए हुए लोगों के, गिरफ्तार किए हुए लोगों की हो रही है, उसमें इजराइल को तो ये इजराइल दिखता है। लेकिन फलस्तीन के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो इस्लामिक जिहाद हो, चाहे हमास हो, चाहे बाकी हो, उनको ये मिलिटेंट कहता है, आतंकवादी कहता है। और ये अमेरिका का नहीं, ये अरब अखबार है। और यही अखबार अपने यहां छापता है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान पर हमला होने की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। मैंने आपको बताया था कि अरगाची ने कल कहा था कि अगर अमेरिका और इजराइल हमारे ऊपर हमला करते हैं तो ये उनका पागलपन होगा, हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। लगातार अपनी एटॉमिक पावर और बाकी पावर्स को बढ़ाता जा रहा है ईरान। ट्रंप ने अभी तक तो यही कहा है कि हम ईरान के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत सॉल्व करना चाहेंगे, लेकिन आगे क्या होता है ये देखने की बात होगी। उधर लेबनान में भी बहुत ज्यादा टेंशन बनी हुई है। इजराइल बजिद है कि वो लेबनान खाली नहीं करेगा। हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया है कि वो सीज फायर एक्सटेंशन को मानता नहीं है। वहां लोग लौटना शुरू कर चुके हैं, अपने घरों को लौट रहे हैं सारी बमबारी और बदमाशियों के बावजूद। और हिजबुल्लाह ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि सीज फायर को लेकर आपने हमारे ऊपर दबाव बनाया था। सारे मुल्क कह रहे थे कि जंग खत्म करो, सीज फायर करो, हमने सीज फायर कर लिया। और अब सीज फायर के बाद अगर इजराइल वापस जाने को तैयार नहीं है और दुनिया उसके ऊपर दबाव नहीं बनाती, तो हमारे पास जंग के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाएगा। और यकीन जानिए, अगर हिजबुल्लाह की तरफ से एक बंदूक फायर होती है तो जंग फिर से उतनी ही तेज हो जाएगी जैसी पिछली बार थी, और यह बेहद मुश्किल हालात पैदा करेगी। सीरिया में जुलानी अब ऑफिशियली राष्ट्रपति बन चुका है। उसने जो वहां का संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको उसने कैंसिल कर दिया है। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, क्या बनेगा, कब बनेगा, लेकिन तब तक जुलानी राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा रहेगा। एक छोटा सा हिस्सा है सीरिया का जिसको जुलानी कंट्रोल कर रहा है। जो साउथ वाला हिस्सा है उस पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वहां लगातार जंग चल रही है। अभी आज की खबर यह थी कि वहां के जो कुर्द लड़ाके हैं उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ है। टर्की मान के चल ही रहा है कि सीरिया हमारे पॉकेट में है, आखिर हमने ही असद को हटाया है। तो टर्की नार्दर्न इलाके पे कब्जे के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, वहां लगातार बमबारी कर रहा है। और जुलानी साहब रशिया से कह रहे हैं कि पुराना हिसाब किताब चुकाइए, हमको कंपनसेशन दीजिए और असद को वापस कीजिए। रशिया से कह रहे हैं, लेकिन इजराइल से कोई कंपनसेशन मांगने की हिम्मत नहीं हो रही। इजराइल ने असद के जमाने के सारे हथियार, सारी मिसाइलें सब खत्म कर दिए, बिल्डिंग्स खत्म कर दी, एक पूरे हिस्से पर कब्जा करके रखा हुआ है। लेकिन इजराइल से बस मिन्नत हो रही है कि भैया हमारी जगह खाली कर दो। और इजराइल क्लियरली कह रहा है कि इनडेफिनेटली, यानी जब तक हमारा मन करेगा, यानी हमेशा हमेशा के लिए सीरिया का यह इलाका हमारे कब्जे में रहेगा, यह इजराइल का कहना है। और जुलानी साहब जो रशिया को धमकी दे रहे हैं, रशिया से कह रहे हैं कि हमें कंपनसेशन दो, और यह कह रहे हैं कि असद को वापस कर दो। अपने यहां जो असद के समर्थक हैं उनकी लगातार हत्याएं करवा रहे हैं। इजराइल से सिर्फ हाथ जोड़कर मिन्नत कर रहे हैं अपनी जमीन खाली करने का। इजराइल से कुछ कहने की उनकी हिम्मत नहीं है। इसका मतलब क्या है ये मुझे
बताने की जरूरत नहीं है, आप कायदे से अपने आप समझ सकते हैं। उधर यमन ने जैसा वादा किया था कि सीज फायर के बाद वो हमले करना बंद कर देगा, उसने हमले करना बंद कर दिया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज एक बार फिर से रेड सी में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यमन ने धमकी दी है कि अगर सीज फायर टूटेगा तो वो फिर से हमला करेगा और फिर से हालात वैसे ही बनेंगे। इन सब के बीच ईरान लगातार तैयार है। ईरान जानता है कि आखिरी इच्छा जो नेतन्याहू की है वो यही है कि ईरान के ऊपर बमबारी करे। ईरान उसके लिए लगातार तैयार है, अपने हथियार डेवलप कर रहा है। यानी जो हमारे यहां अखबारों में कहते हैं स्थिति तनावपूर्ण लेकिन शांत बनी हुई है। अब शांत तो क्या है, वेस्ट बैंक में बम गिर रहे हैं, लेबनान में बम गिर रहे हैं, सीरिया में बम गिर रहे हैं, तो शांत भी ऐसी नहीं है, लेकिन कोई सीधी जंग फिलहाल नहीं चल रही है। और इसका जो राउंड 3 है वो लगता है बड़ी शांति से हो जाएगा। जिस समय मैं आपसे ये बात कर रहा हूं उस समय हमास जो है वो इजराइल के लोगों को रिहा कर रहा है और इजराइल फलस्तीन के लोगों को रिहा कर रहा है। मैंने बात की थी मारवन बारगोती की। दरअसल मारवन बारगोती एक क्रांतिकारी, एक इंकलाबी माने जाते हैं फलस्तीन में, और यही वजह है कि इजराइल उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। मारवान बारगोती के छोड़ने से एक डर इजराइल को यह है कि वो इकलौते फलस्तीनी हैं जिनकी सब इज्जत करते हैं। तो वो अगर जेल से बाहर आते हैं तो ये बहुत मुमकिन है कि जो अलग अलग फलस्तीनी फैक्शंस हैं उनके बीच में यूनिटी, उनके बीच में एकता स्टैब्लिश कर दें। और ये इजराइल कभी नहीं चाहता है। अगर फलस्तीन के लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो यह इजराइल के लिए सबसे बेहतर कंडीशन होगी। लेकिन मारवान बारगोती को लेकर हमास लगातार दबाव बना रहा है। उसका कहना है कि मारवान बारगोती को रिहा कराए बिना हम नहीं मानेंगे। अब देखते हैं मारवान साहब रिहा होते हैं कि नहीं, देखते हैं सीज फायर कायदे से चलता है कि नहीं, देखते हैं ट्रंप अगला बयान क्या देते हैं, देखते हैं सीरिया के अंदर जिस तरह का खून खराबा चल रहा है साल 6 महीने में वहां कैसी कंडीशन बनती है, और सबसे आखिर में यह भी देखते हैं कि क्या वाकई इजराइल ईरान के ऊपर हमला करने की हिम्मत करता है। अगर उसने ऐसा किया तो फिर क्या होगा आप भी समझते हैं। जो जंग अभी दबी दबी दिख रही है वो जंग फुल स्केल पे चलने लगेगी, चाहे वो हूती हो, चाहे लेबनान का हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, ये सारे एक बार फिर जंग छेड़ देंगे इजराइल के खिलाफ। जाहिर है अमेरिका इसमें इजराइल की तरफ से शामिल होगा और इस जंग को आलमी जंग में बदलते देर नहीं लगेगी। तो देखते हैं फ्यूचर कैसा है, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अभी तो इतना ही कह सकते हैं कि हां, थोड़े दिनों के लिए फलस्तीनियों को शांति मिली है, अमन मिली है, अपने टूटे फूटे घरों में लौट रहे हैं, अपने घरों को देख रहे हैं, अपनी जिंदगी को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। काश अरब मुल्क आगे आते कम से कम और उनकी जिंदगियों को आसान बनाते। उम्मीद हम कर सकते हैं, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।